हमारा घर शहर और गांव के बीचों बीच था। बहुत बड़ा, मजबूत, मॉडर्न फैसिलिटीज से भरा हुआ। 3 नौकर थे, एक काम वाली, एक ड्राइवर और एक घर के दूसरे काम करने वाला। पिताजी या तो अपनी लाइब्रेरी में रहते थे या फिर घर से बाहर। उनकी लाइब्रेरी में कोई 1000-1500 किताबें थी। मुझे उन पुरानी धूल खाई किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहाँ संस्कृत के ग्रंथ थे, महाभारत, रामायण, चाणक्य नीति, विदुर नीति, पंचतंत्र। आप समझ सकते हैं एक 14 साल के लड़के को धार्मिक किताबों में क्या दिलचस्पी होगी। मुझे तो पसंद थी लीडरशिप पर लिखी हुई किताबें, मॉडर्न मोटिवेशन पर और सेल्फ हेल्प किस्म की किताबें जिनमें जल्दी अमीर होने के, लोगों का दिल जीतने के तरीके बताए गए हों। मार्केटिंग और लोक व्यवहार पर लिखी किताबें मेरी फेवरेट थी। पिताजी कभी कभी मेरे कमरे में आते थे और इन किताबों में क्या लिखा है ये पूछते थे। मैं भी उन्हें बताता रहता था कि आपको घर के नौकरों या ड्राइवरों से बात करनी चाहिए, कर्मचारियों को महसूस करवाना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब वो अच्छा काम करें तो उनकी तारीफ करना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, क्योंकि पिताजी शायद ही कभी घर के नौकरों या किसी आम आदमी से बात करते थे। वो उनके पास से यूं गुजर जाते थे जैसे वो कोई इंसान ना हो, कोई जानवर हो। 2 लफ्जों में बताते थे कि उन्हें क्या चाहिए। जब मैं उन्हें ये सब समझाता था तो वो आगे से हंसते हुए मुझे कहते थे कि मैं आइंदा ध्यान रखूंगा, पर वो कभी रखते नहीं थे। उस दिन मैं पहली बार सुबह जल्दी उठा। 2 कारण थे। एक, मेरा जन्मदिन था, मुझे खूब सारे पैसे और तोहफे मिलने वाले थे। दूसरा कारण, मैं बहुत एक्साइटेड था कि पिताजी मुझे कुछ सिखाने वाले हैं। मैं ठीक 8 बजे तक तैयार होकर उनके नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी पर 8 बजे मुझे उनका दरवाजा खुलने की आवाज आई। परफेक्ट टाइमिंग उनकी सबसे बड़ी पहचान है। मुझे खड़ा देखते ही उन्होंने मुझे कंधे से पकड़कर खींचा और गले लगा लिया। मेरा टाइगर, हैप्पी बर्थडे बेटा, बोलो क्या चाहिए। यह पहली बार था जब मैंने कुछ नहीं सोच रखा था। क्या मांगता? साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल, वीडियो गेम, महंगे जूते, विदेशी घड़ी, सब मांग चुका था। फिर भी थोड़ा सोचकर मैंने कहा, डैड मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। आई नीड सम स्पेस, मुझे यहाँ घुटन होती है, मुझे थोड़ी आज़ादी चाहिए। अच्छा, उन्होंने बात को मजाक में टालने की कोशिश करते हुए कहा, हम तो तुम्हारी शादी करने की सोच रहे थे। तुम शहर चले जाओगे तो ये खेत कौन संभालेगा, ये गायें, भैंस, बकरियां, इनकी देखभाल कौन करेगा। मैंने कहा, शादी? डैड मैं सिर्फ 14 साल का हूँ। ठीक है, हम 4 साल रुक जाते हैं। 4 साल? मेरे ख्याल से मैं 25-30 साल की उम्र तक शादी नहीं करूंगा। वो हैरान होकर बोले, क्यों? क्यों का क्या मतलब है? पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, कोई बड़ी जॉब या बिजनेस करूंगा, लाइफ को एंजॉय करूंगा, फिर कहीं जाकर शादी के बारे में सोचूंगा। हम दोनों बातें करते करते अपनी कार के पास जा पहुंचे थे। वो कार के साथ पीठ टिकाकर खड़े हुए, अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को मेरे सीने में गड़ाते हुए बोले, मैं 18 साल का था जब तुम पैदा हुए थे। मेरा 12वीं क्लास का रिजल्ट आया था, मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ था और इस खुशी में मैंने उस लड़की से शादी कर ली जिसे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी जल्दी शुरू करना चाहता था, क्योंकि मैं ना जानता था ना जानता हूँ कि आगे क्या होगा। मैं उन बेवकूफ़ों में से नहीं हूँ जो ख्यालों का भविष्य बनाकर अपने वर्तमान के सुखों को लात मारते फिरते हैं और अच्छा और अच्छे के चक्कर में जवानी और वक्त बर्बाद करते हैं। मैं बताऊं, तुम्हारे दिमाग में ये देरी से शादी करने का ख्याल कहां से आया? अंग्रेजों को देखकर, है ना? वो 25-30 साल की उम्र तक शादी नहीं करते, लेकिन बेटा उनकी सेक्स लाइफ भी तो 12 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। 25 साल की उम्र तक वो हजारों के साथ सो चुके होते हैं, ऑर्जीज एंजॉय कर चुके होते हैं, हजारों शहर घूम चुके होते हैं, सेक्स पार्टीज करते हैं। फिर उन्हें अगर अपनी पसंद का कोई इंसान मिल जाए तो वो उससे शादी भी कर लेते हैं। लेकिन तुम अंग्रेज नहीं हो, तुम्हारा समाज अलग है, तुम हिंदुस्तानी हो। एक हिंदुस्तानी की तरह फैसले लो। जानते हो यहां के लोग इतने चिड़चिड़े और गुस्सैल क्यों हैं? इनका हर फैसला गलत क्यों साबित होता है? क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों को देख कर लेते हैं। आम लोग इम्प्रूडेंट के शिकार होते हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीता हूं। जब मैंने शादी की थी तो पूरा स्कूल मुझ पर हंस रहा था। टीचर भी मुझसे कह रहे थे कि कहां फंस गया बेटा। लेकिन मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को जल्दी से जल्दी अपनी बाहों में भरना चाहता था, ताकि जल्दी दुनिया को जीतने की दौड़ में उतर सकूं। हाँ, मुझे बच्चा पैदा करने की कोई जल्दी नहीं थी। तुम अपनी मां की जिद हो और मुझे उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे
जो औरत अपने हाथों से गाय का गोबर उठा रही है, जो सारा दिन खेतों में दवाइयाँ डालती है और पूरे घर को संभालती है, वो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना जानती है। उसे जो अच्छा लगता है, जो ठीक लगता है, उसे उसी वक्त करती है। मैंने पीछे पलट कर देखा, माँ एक भैंस की पिछली दोनों टांगों के नीचे से गोबर इकट्ठा कर रही थी। वो उसकी टांगों से खरोंच खरोंच कर गोबर उतार रही थी और कह रही थी, बेड़ा गर्क, अभी कल ही नहलाया था तुझे कमीनी। मैं फिर पिताजी की तरफ पलटा, वो भी माँ को ही देख रहे थे। फिर उन्होंने हमारे घर पर नज़र दौड़ाई और पुराने दिनों की यादों में खो गए। मैं तब बहुत गरीब था, हमारे घर में बस 2 कमरे थे, बाहर बाथरूम के दरवाजे नहीं थे। हम लोग वहाँ पर पुरानी चादरें टांग कर इस्तेमाल किया करते थे। इस घर की हर चीज़ हम दोनों ने मिलकर बनाई है। जानते हो लोग क्या करते हैं? वो पहले घर बनाते हैं, टीवी, फ्रिज, डबल बेड खरीदते हैं, फिर 5 लाख शादी पर खर्च करते हैं और फाइनेंशियली 10 साल पीछे चले जाते हैं। फिर जिस लड़की को वो ब्याह कर घर लाते हैं, उसके सामने अपने कर्जे उतारते फिरते हैं। टीवी की इंस्टॉलमेंट, फ्रिज की, डबल बेड की इंस्टॉलमेंट, घर की इंस्टॉलमेंट। लड़की चिढ़ जाती है कि सालों भिखारियों, तुम आगे क्या बढ़ोगे? तुमसे अपने पुराने पाप नहीं धुल रहे। तुम्हें अपनी पत्नी के साथ अमीर होना चाहिए। अगर वो तुमसे सचमुच प्यार करती है तो उसे गरीब घर में ही ले आओ और एक टीम बनाओ। मैंने आज तक वो औरत नहीं देखी जो अपने पति के साथ पैसा कमाने में दिलचस्पी ना दिखाए। मैंने कहा, लेकिन डैड, गरीब घर में कोई अपनी बेटी थोड़ी ना देगा। पिताजी ने एक गहरी सांस ली, कार के सहारे से उठे, अपना महंगे वाला ब्रांडेड सिगार निकाला और उसे दांतों से तराश कर जलाने लगे, आराम से। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। धुएं से चुंधियाई हुई उनकी आंखों में गजब की चमक थी। वो मेरे पास आए और पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ मुझे किस नाम से पुकारती है? मैंने कहा, हाँ, रावण, क्योंकि मेरे 10 सिर हैं और मैं उसे उठा कर लाया था। माय गॉड, लेकिन किसी लड़की को घर से उठाना गलत बात है। वो थोड़ा पीछे हटे और बोले, हाँ, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। ये बोलते बोलते वो कार के गिर्द घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़े। ये बिल्कुल गलत बात है टाइगर, तुम कभी किसी लड़की को घर से उठाकर मत लाना, समझ गए ना? दरवाजे का हैंडल पकड़कर वो कार पर झुके और बोले, खास तौर पर जब वो लड़की तुम्हारे साथ ना जाना चाहती हो तब। इतना कहकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। मैं भी उनके साथ हैरान परेशान सा बैठ गया। गाड़ी बैक करते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, डैड, क्या मॉम आपसे प्यार नहीं करती थी? वो रुके, उन्होंने अपने जबड़ों में फंसी सिगार निकाली और गुस्से से पूछा, क्या तुम गे हो? मैंने कहा, नहीं। और आपने मुझसे ये क्यों पूछा? देखो टाइगर, हम मर्द हैं, ऊपर से हिंदुस्तानी। हम अपनी माँ की लव स्टोरी डिस्कस नहीं करते, ये लड़कियों का काम है, समझे? मेरी मम्मी ने मेरे पापा को प्रपोज किया था। मैं चिल्लाया, नहीं डैड, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पता नहीं, मैं भी पागल हूँ, क्या क्या पूछता रहता हूँ। और आप कह रहे हैं कि आप गरीब थे, लेकिन दादाजी तो अपनी अमीरी के किस्से सुनाते नहीं थकते थे। हाँ टाइगर, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी बहुत अमीर थे, वो भी एक पॉलिटिशियन थे। लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ 17 साल की उम्र में किया था, वो मैं तुम्हारे साथ 14 साल की उम्र में करने जा रहा हूँ। मैंने आतंकित होते हुए पूछा, आप मेरी शादी तो नहीं करवाने वाले? नहीं, मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाने वाला। जब तुम्हें करवानी होगी तब भी तुम्हें खुद ही करवानी पड़ेगी। मैंने सारी जिंदगी इसलिए मेहनत नहीं की कि वो पैसे मैं तुम्हारे बारातियों को शराब और खाना खिलाने में उड़ा सकूं। लाइफ तुम्हारी है, अपने दम पर जियो। ये सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। हजारों भयानक ख्याल मेरे दिमाग में उड़ने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरा आखिरी जन्मदिन है। अपने दम पर जियो का क्या मतलब है? हमारी गाड़ी हाईवे पर थी और हवा से बातें कर रही थी। इसका मतलब है आज़ादी, जिसकी तलाश में तुम शहर जाना चाहते हो। देखो टाइगर, या तो तुम पूरे आज़ाद होते हो या पूरे गुलाम। अभी तुमने क्या कहा था? मुझे थोड़ी आज़ादी चाहिए। थोड़ी आज़ादी? आज़ादी कभी थोड़ी सी नहीं मिलती, नाप तोल कर नहीं मिलती। तुम्हारे लिए आज़ादी का क्या मतलब है? डैड, मुझे मोटरसाइकिल दो, उसमें पेट्रोल डलवा कर दो, नए कपड़े ला कर दो, मोबाइल दो, जेब खर्च दो, और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपसे मांगना ही भूल गया, मुझे आज़ादी दो। नहीं, स्वतंत्रता बड़ी महंगी चीज़ होती है बेटा, इसे हर कोई पचा नहीं पाता। स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी अपने फैसले, अपनी पसंद का काम, अपने वक्त से उठना, सोना, सामाजिक व्यवहार करना। लेकिन इस वक्त हम तुम्हें रहने को घर दे रहे हैं, खाने को खाना, तुम्हारे स्कूल की फीस भर रहे हैं। हम तुम्हें आज़ादी नहीं देंगे। आज़ादी चाहिए तो अपने कुछ कपड़े उठाओ
और अपना स्वर्ग यानी स्वयं का चुना हुआ मार्ग चुनो और निकल पड़ो। इसे कहते हैं आज़ादी। अब तो मेरी हालत और ख़राब हो गई। वो सारे रास्ते मुझे ऊपर से नीचे तक देखते रहे और मैं गुमसुम सा बैठा सोच रहा था कि पता नहीं ये आदमी मेरे साथ क्या करने वाला है। इतने में हम पिताजी के बड़े ऑफिस पहुंचे जो शहर में था। उन्होंने कार पार्क की और उतरकर बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दरबान ने उन्हें सलाम किया लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं उस दरबान के पास रुका, उससे हाथ मिलाया, उसका नाम पूछा, हालचाल पूछा। कब से काम कर रहे हो? वो बोला जी 7 साल से। अच्छा, आपकी उम्र तो 50 साल के आसपास होगी। इतने में चलते चलते पिताजी ने अपने दाएं बाएं देखा तो मैं नजर नहीं आया। वो अचानक रुके और पलटकर मुझे देखने लगे। उन्हें रुका हुआ देखकर मैं घबरा गया। मैंने दरबान का हाथ छोड़ा और उनकी तरफ भागा। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम उसे जानते हो? मैंने कहा जी नहीं, मैं तो बस वैसे ही। अच्छा ठीक है, चलो ऑफिस में चलते हैं। हम दोनों लिफ्ट में घुसे। उनका सिगार अभी भी जल रहा था। मैंने कहा डैड, लिफ्ट में सिगार नहीं पीते। वो बोले शट अप, इस बिल्डिंग के 4 फ्लोर मेरे ही हैं। लिफ्ट खुलते ही उनके ऑफिस में डायरेक्ट एंट्री थी। स्टाफ के 30-40 लोग यहाँ वहाँ भाग भाग कर काम कर रहे थे। पिताजी को देखते ही उनकी असिस्टेंट भागकर उनके साथ चलने लगी। कुछ लोग गुड मॉर्निंग कह रहे थे पर साहब उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। मुझे ये हरकत अच्छी नहीं लग रही थी। मैं पिताजी की तरफ से सबको स्माइल देता हुआ चल रहा था लेकिन उन सबके चेहरों पर एक अजीब सा डर था। वो मुझे भी झुक झुक कर गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। हम सीधा मीटिंग रूम में पहुंचे। पिताजी ने अपनी असिस्टेंट से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली जी सपना चौधरी। सपना, न्यू प्रोजेक्ट के लिए टीम तैयार है? वो बोली जी सर, हमने कुछ नए लोगों को रखने का फैसला किया है। अगर आप अभी इंटरव्यू ले लें तो अच्छा है। 10 लोग पुराने हैं, 5 नए लोगों को चुनना है। पिताजी बोले सबको बुलाओ। मैं उनकी पास की कुर्सी पर बैठा था। वो मुझसे बोले उठो इस कुर्सी से और पीछे जाकर खड़े हो जाओ। मैंने वैसा ही किया। सबसे पहले उनकी टीम के 10 लोग कमरे में आए जिनका स्वागत उन्होंने उसी पत्थर जैसे चेहरे से और एक फीकी सी गुड मॉर्निंग के साथ किया। वो मशीनों जैसे लोग थे। आकर एक कतार में बैठ गए। फिर वो 5 लोग कमरे में आए जिनकी इंटरव्यू थी। हाँ, पिताजी ने उन्हें गुड मॉर्निंग का जवाब बड़े प्यार से दिया, गुड मॉर्निंग। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर नए उम्मीदवार भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने उन 5 लोगों में से 3 जवान लोगों से उनका बायोडाटा लिया और उन्हें वापस भेज दिया। बची एक औरत और एक आदमी। उनसे अच्छे खासे सवाल पूछे गए। उनका बायोडाटा सपना को पकड़ाकर वो बोले बाकी बातें ये आपको समझा देगी, थैंक्स फॉर कमिंग। अब वो अपनी टीम के पुराने 10 लोगों से बातचीत करने लगे। मैं इंतजार कर रहा था कि वो कब मुझे बैठने के लिए कहेंगे। इतने में सपना वापस आई और बोली सर, इन 3 लोगों के बायोडाटा का क्या करना है? पिताजी ने सपना की आंखों में बड़े गंभीर अंदाज से देखते हुए कहा, सपना, आइंदा किसी नौजवान को इंटरव्यू के लिए मत बुलाना। मैं यहाँ बिजनेस करने बैठा हूँ। हम यहाँ काम करने आते हैं और नौजवान निकम्मे होते हैं। उनका ध्यान भटकता रहता है। दिमाग से ज़्यादा इनके पास सपने होते हैं। हर 2 मिनट बाद इनकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है। ये लोग ऑफिस छूटने के बाद पार्टी करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कोई ब्रेकअप से निकल रहा होता है, किसी के बॉयफ्रेंड ने उसको घास डालनी बंद कर दी होती है, और कोई खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने से बस 2 कदम दूर समझ रहा होता है। अंडे से बाहर निकले नहीं और दिमाग 7वें आसमान पर। इन्होंने अभी नशा करना शुरू ही किया होता है। मुझे वो लोग चाहिए जिन्हें शराब पीते हुए 10-15 साल हो चुके हों। वो अपनी टीम की तरफ पलटे। 15 से 30 साल की उम्र सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एज होती है। इसी उम्र में इन्हें पढ़ना भी होता है, करियर भी चुनना होता है, दोस्त भी बनाने होते हैं, एंजॉय भी करना होता है। इनकी सेक्स लाइफ अभी शुरू भी नहीं हुई होती। कईयों को तो 5 साल जॉब करने के बाद भी ये पता नहीं होता कि वो करना क्या चाहते हैं। मैं नौजवानों पर भरोसा नहीं करता। दे आर अटरली कंफ्यूज्ड। मुझे बूढ़े चाहिए जो अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए तनख्वाह का इंतजार कर रहे हों, जो अपनी बीवी के डर के वजह से ऑफिस में ओवर टाइम करें। आसपास बैठे 10 लोग थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे। कुछ लोग तो बिना आवाज निकाले दांत निकाल निकाल कर हंस रहे थे। एक नजर सपना पर डालते हुए वो चुटीले अंदाज में बोले, देखो देखो इनकी तरफ। इन बदशक्ल बुड्ढों की वजह से आज मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूं। अब पिताजी के साथ वो सब हंसने लगे। यहां सिर्फ तुम ही सबसे ज्यादा जवान, खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो, है ना? अच्छी बात। तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है और तुम अपने काम पर पूरा ध्यान दे रही हो। सपना थोड़ा झेप गई और मुस्कुराने लगी। पिताजी ने टेबल पर पड़े 3 बायोडाटा उठाए, उन्हें फाड़ा और अपनी कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर चल पड़े। दरवाजे के पास पड़े डस्टबिन में बायोडाटा फेंकते हुए वो बोले, आज आप लोग होमवर्क कर लीजिए
नए बंदों को बताओ कि क्या करना है। कल सुबह 4:30 बजे मिलते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ हम नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देंगे। मूव टाइगर। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। इस बार पिताजी ने मेरा इंतजार नहीं किया। वो लिफ्ट में घुसे और नीचे जाने लगे। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले मैंने सिगार के धुएं में से उनकी थोड़ी थोड़ी नजर आने वाली आंखों को देखा। अपने अंगूठे से इशारा करके उन्होंने मुझे सीढ़ियों से नीचे पहुंचने को कहा। मैं पतले से शरीर वाला एक लड़का था। मैं उनकी लिफ्ट से पहले ही सीढ़ियों से उछलता हुआ नीचे पहुंच गया। उनकी लिफ्ट खुलने से पहले ही मैं बाहर खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराए और हम बिल्डिंग से बाहर आकर दोबारा कार में बैठ गए। डैड, आपने उन लोगों को नौकरी पर क्यों नहीं रखा? क्या उनका कसूर यह था कि वो नौजवान हैं? और क्या भरोसा है कि ये 30 साल के 40 साल के लोग मेहनत करेंगे? हो सकता है ये निकम्मे हो। ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात, एम्प्लॉयज को पहले से क्या आता है, उसके पास कौन कौन सी डिग्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, कौन सी चीजें उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। मुझे बस सही इंसान की तलाश होती है। काम तो मैं किसी बंदर को भी सिखा सकता हूं। रही बात इन दोनों लोगों की, जिन्हें जॉब मिली है, वो काम करेंगे क्योंकि उनके कोई सपने नहीं हैं। वो सारी जिंदगी मुझे छोड़कर कहीं और नौकरी नहीं कर पाएंगे। मतलब आप उन्हें अच्छी तनख्वाह देंगे? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं उन्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। वर्कर्स को अच्छी सैलरी दो तो वो पहले मोटरसाइकिल खरीदेगा। मोटरसाइकिल खरीदने के बाद वो दूसरी नौकरी ढूंढेगा जिसमें कम मेहनत करनी पड़े। तनख्वाह बढ़ाने से कर्मचारी भाग जाते हैं। हम दोनों अपनी गाड़ी लेकर हाईवे से होकर शहर के दूसरे किनारे की तरफ बढ़े। रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते पिताजी ने कैबिनेट खोला। उसमें बहुत सी धार्मिक चीजें पड़ी हुई थी। उसमें कई मालाएं भी पड़ी हुई थी, जिसमें से चुनकर उन्होंने मोटे रुद्राक्षों की एक माला निकालकर गले में पहन ली। सिंदूर की एक डिबिया खोली और अपने माथे पर लंबा सा टीका लगा लिया। फिर चंदन लगाया। अपनी कलाई पर भी एक छोटी सी लाल रंग की डोरी पहन ली। मेरे लिए ये सब देखना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन पहले मैं इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता था। मैं इसे इग्नोर करता था। लेकिन जैसे ही पिताजी ने अपने दम पर जियो वाला डायलॉग बोला, उसके बाद से घबराहट के मारे अचानक मेरी कंसंट्रेशन पावर और ऑब्जर्विंग पावर बढ़ गई। मुझे डर था कि पता नहीं किस मोड़ पर पिताजी मुझे गाड़ी से नीचे फेंक कर कहेंगे, लाइफ तुम्हारी है, अपने दम पर जियो। शायद उन्हें पता था कि इस वक्त मेरा क्या हाल है। आखिर में उन्होंने एक भगवे रंग का कुर्ता निकाला जिस पर राम राम लिखा था और पहन लिया। काफी लंबा समय तय करने के बाद आखिरकार हमारी मंजिल आ ही गई। एक बड़े से फार्म हाउस के पीछे एक बड़ा सा राजनीतिक गठजोड़ हो रहा था। हजारों मर्द और औरतें वहां मौजूद थे। ज्यादातर लोगों ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे और बाकियों ने धार्मिक कपड़े, पिताजी की तरह। गाड़ी के साथ साथ कई लोग दौड़ने लगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। हम लोग बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकले और पंडाल की तरफ जाने लगे। पिताजी लगातार हाथ जोड़कर मुस्कुराकर सबका अभिवादन कर रहे थे। पंडाल के दरबान को देखते ही वो ओ हो करके हंसते हुए उसके पैरों में गिर गए। अरे महात्मा जी, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल? बच्चे कैसे हैं? बिटिया खुश तो है ना अपने घर में? फिर किसी को पंडित जी, गुरु जी, आचार्य जी कहते हुए गले लगा लगा कर मिलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। मुझसे भी उन्होंने उन सब के पांव छुआए। किसी के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, किसी के मुंह से गांजे की बदबू आ रही थी। कोई आंटी मुझे सेक्सी नजरों से देख रही थी और कोई नौजवान लड़का मुझे गुस्से से घूर रहा था। पिताजी एक औरत के सामने हाथ जोड़कर उसकी दुख भरी कहानी सुन रहे थे। उसे उसका काम करके देने का वादा कर रहे थे। अचानक वो पीछे की तरफ झुके। मैं उनके बिल्कुल पीछे ही खड़ा था। उनका कान मेरे गाल से टकराया। वो बोले, तुम्हें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना? मैंने कहा, नहीं, मुझे यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, आज पार्टी करते हैं। वो बोले, बस 10 मिनट रुको। वो लगभग भागते हुए स्टेज पर चढ़े और माइक पर झपटते हुए बोले, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे शेरों, मेरे देश की रगों में दौड़ते अंगारों, मैं हवा हूं। एक हुजूम उठा और गूंजने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या तुम भूल गए हो जलियांवाला बाग के उस खूनी कुएं को जो हमारा एक भी बच्चा जिंदा ना लौटा सका? लेकिन उस वक्त के नौजवानों ने जैसे इन टोपी वालों के हाथों से मामला छीनकर अपने हाथों में लिया, दुश्मन को घर में घुसकर मारा और देश को आजादी दिलवाई।
बस उसी तरह अब हमको भी इन मौजूदा सरकारों के रहमो करम पर अपना भविष्य नहीं छोड़ना चाहिए। धरती हमारी, इसे सदियों से अपने खून पसीने से सींचा हमने, और सरकारें गैरों की, पुलिस गैरों की। हमें नौकरियां नहीं मिल रही, नई पीढ़ी नशे में धंसती जा रही है। क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है? क्या हमारी मां बहनें सुरक्षित हैं? आजकल रोज अखबारों में छपता है कि कोई लड़का किसी मासूम लड़की को बहला फुसला कर ले भागा, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पता नहीं उस राक्षस ने उस 15-16 साल की छोटी सी बच्ची को कहां कैद करके रखा होगा। वो लड़का मौजूदा सरकार के एक मिनिस्टर का बेटा है। और बेशर्मी देखो इन लोगों की, इन्होंने मीडिया को भी खरीद लिया और खबरें छपवा रहे हैं कि लड़की ने लड़के को कहा था कि मुझे घर से भगा कर ले जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे गुरुओं, ऋषि मुनियों, देवों की इस पवित्र पावन धरती पर पैदा होने वाली हर बेटी की आंखों में अभी इतनी शर्म है कि वह अपने बाप की पगड़ी को दाग नहीं लगने देगी। लेकिन उस छोटी सी बच्ची की आवाज न जाने हमें क्यों सुनाई नहीं दे रही, न जाने पुलिस उसे क्यों ढूंढ नहीं रही। मैं अभी इसी वक्त इसी मामले पर बातचीत करने जा रहा हूं। देखते हैं वो लोग कुछ करते हैं या नहीं। अलबत्ता लगता है हमें खुद ही दस्ते बनाकर उस छोटी सी बच्ची को ढूंढ निकालना पड़ेगा। भीड़ फिर उठी और नारे लगाने लगी, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। भीड़ उन्हें कंधे पर उठाकर गाड़ी तक छोड़ने के लिए ले जाने लगी। मैं भी उनके पीछे पीछे भाग चला। गाड़ी के पास जाकर वहां मौजूद 4 लोगों ने पिताजी से चिल्लाकर कहा, कह देना उन कुत्तों से अगर उनमें दम नहीं है तो मामला हमारे हाथ में दे दें। फिर दूसरा आंखें लाल करके बोला, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर तीसरा बोला, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एक और छोटे से कद का पहलवान निकला बीच में से, बोला, जैसे हनुमान ने लंका को आग लगाकर खाक कर दिया था वैसे ही सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। मैंने गाड़ी में बैठते ही, दरवाजा बंद करते ही पूछा, किसके टुकड़े करने जा रहे हैं ये लोग? वो बोले, पता नहीं, लेकिन मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया। क्या देख लिया आपने? उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, इस नीति को ब्रह्म गति घात कहते हैं। पहले लोगों को भ्रमित करो, उनकी तारीफ करो, फिर तेजी से अपनी बात पलटो, धर्म का तड़का लगाओ, फिर एंड में घात यानी हमला करो। मेरा मकसद सिर्फ इन लोगों में से सबसे जल्दी गर्म होने वाले दिमाग ढूंढने थे जो मुझे मिल गए। ये आखिरी 4 लोग जो ना जाने किसको मारने की बात कर रहे थे, यही बनेंगे मेरे सबसे ताकतवर कुत्ते। ये कहते ही हमारी गाड़ी ढलते हुए सूरज की सीध में चल पड़ी। पिताजी बड़े खुश थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने अपना आर्मी वाला डिसिप्लिन कभी नहीं बदला। हमेशा मुझे ही सोच समझकर उनके मूड का अंदाजा लगाना पड़ता था। डैड, आप जो वहां स्टेज पर बोल रहे थे वो किस लड़की की बात कर रहे थे? वो बोले, कौन? क्या? कौन सी लड़की? मैंने कहा, वो मिनिस्टर का बेटा, वो किस लड़की को उठाकर ले गया? वो बोले, अरे ये खबर तो हमारे प्रदेश की है ही नहीं, वहां राजस्थान साइड का कोई मामला है। मैंने तो सुबह अखबार में पढ़ा था। मुझे तो अपने कुछ खास काम करवाने के लिए थोड़े इमोशनली वीक लोग चाहिए थे जो मुझे मिल गए। और ये जनता है बेटा, इन्हें बस शाम को शराब पीते पीते जोशीली और जानलेवा बातें करने का मुद्दा मिल गया है। आधे लोग उस लड़की को चालू कहेंगे, आधी रंडी कहेंगे, पश्चिमी सभ्यता को गालियां देंगे, उस लड़के को गालियां देंगे और सो जाएंगे। कल तक ये लोग सब कुछ भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे तो वो 4 लोग जो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए थे, उनके दिमाग में मेरी आखिरी बात घर कर गई। हमें खुद ही दस्ते बनाकर उस बच्ची को ढूंढना होगा। दस्ते यानी फौज, फौज यानी हथियार, हथियार यानी ताकत, ताकत यानी दहशत, दहशत यानी पैसा, और पैसा यानी अय्याशी। अब हमारी गाड़ी वहां पहुंची जहां उसे सुबह ही पहुंच जाना चाहिए था। आई लव 5 स्टार होटल्स। पिताजी ने गाड़ी को होटल के अंदर उतारते हुए कहा। मैंने कहा, डैड, मैं यहां 4-5 बार आ चुका हूं, मुझे तो ये कुछ खास नहीं लगा। उन्होंने शायद मेरी बात सुनी नहीं। वो तो खुशी के मारे लाल हो रहे थे। उनकी आंखें बता रही थी कि वो अपनी सबसे पसंदीदा जगह पहुंच रहे हैं। डैड, आपको 5 स्टार होटल्स इतने पसंद हैं? ये बात तो सही है, लेकिन आज मुझे वो दिन भी याद आ गया जब मेरे डैड यानी तुम्हारे दादाजी मुझे पहली बार 5 स्टार लेकर गए थे। जैसे किसी को वो पुरानी किताब नजर आ गई हो जो उसने सबसे पहली बार पढ़ी थी। यहां से जन्म लेता है एक तूफान। मैंने कहा, कम ऑन डैड, किसी भी होटल में इतना इंप्रेसिव क्या होगा? तुम यहां पहले भी आ चुके हो ना? हाँ। कितनी बार? 4-5 बार। तुम अंधे हो।
लेकिन मुझे पता था तुम ऐसे ही होवोगे। आफ्टर ऑल यू आर अ बॉर्न मिलियनियर। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हें इस छोटे से गांव में क्यों रखा हुआ है, क्यों हमारा घर ऐसी जगह पर है जबकि हमारे जैसे लोग शहरों में बड़े घर बनाकर रहते हैं। इतने में होटल स्टाफ के 2 लोगों ने दरवाजे खोले, हम उतरे और होटल में चले गए। जाने से पहले पिताजी ने दरबान को अपना सिगार पकड़ा दिया। लॉन्च की तरफ बढ़ते हुए पिताजी उस होटल को किसी नए बच्चे की तरह गौर से गर्दन उठा उठा कर देख रहे थे। वो लॉन्च में गए और सोफे के पास रुककर पूरे हॉल को देखने लगे। मैं उछलता हुआ सोफे पर बैठ गया। वो हंसते हुए आए और पहले सोफे पर बैठे, फिर सिर पीछे करके अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उन्हें बस देखता जा रहा था। वो आंखें बंद करके लेटे रहे। मैंने शायद 15-20 सेकंड वेट किया, फिर 15-20 सेकंड और वेट किया, फिर बोला यहाँ के वेटर बड़े सुस्त हैं। पिताजी ने आंखें खोली और मुझे देखने लगे। मैंने काले रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था, पैरों में सफ़ेद सैंडल। एक सैंडल उतारकर मैंने पैर सोफे पर रखा हुआ था और अपने छोटे से मोबाइल में एक वीडियो गेम खेल रहा था। वो बोले क्या? मैंने उन्हें देखा, अपना पाँव नीचे उतारा और बोला डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ का पूरा स्टाफ हमें देखकर हैरान हो रहा था। वो लोग सोच रहे थे पता नहीं कहाँ से गवार लोग आ गए। हम सब लोग देसी गबरू बने हुए थे, कुर्ते पजामे पहने हुए थे, मूछें रखी हुई थी, जुत्ती पहनी हुई थी। आपको पता है हम ट्रैक्टर पर बैठकर आए थे। उस टाइम भी यहाँ वेटर नजर नहीं आ रहा था। यहाँ की सर्विस बड़ी स्लो है। पिताजी अपनी कोहनी अपने घुटने पर रखते हुए मेरी तरफ झुके और बोले तुम किसी फैक्ट्री के मजदूर नहीं हो टाइगर, जिसे सिर्फ आधे घंटे की छुट्टी मिली है ताकि वो जल्दी से खाना खाकर वापस काम पर लौट सके। और ना ही ये कोई ढाबा है कि तुम्हारे बैठने से पहले ही वेटर कुर्सियों पर कपड़ा मारते हुए पूछेगा हाँ साहब बोलो क्या मांगता है, दही बड़ा, रायता, शाही पनीर, बैंगन भरता, राजमा चावल, कड़ी पकौड़ा, नॉनवेज में कढ़ाई चिकन बचा है, बाकी सब खत्म। मैं हंसने लगा। तुम 5 स्टार होटल में बैठे हो। इस हॉल में 3 CCTV कैमरास लगे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने हमें अंदर आते हुए देखा है। उन्हें पता है कि हम यहां बैठे हैं। जरा सोचो वो क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने अपनी आंखों को मेरी आंखों में ही गड़ाए रखा। वो चाहते हैं कि हम पहले रिलैक्स हो जाएं, इस माहौल का मजा लें। यहां सम्राट आते हैं। हाँ, यहां आने वाला हर इंसान सम्राट नहीं होता, लेकिन कुछ सम्राट भी आते हैं। ये उनका घर है, ये उनकी आत्मा का, उनके आत्मसम्मान का घर है। तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती ना? मैंने ना में सिर हिलाया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें यह नहीं पता कि मैं किस आधार पर बोल रहा हूं, मेरे विचार किस जड़ से आ रहे हैं। जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा तो जिंदगी तुम्हारे लिए खेल बन जाएगी। तो चलो समय बर्बाद ना करते हुए हम असली मामले को समझते हैं। पिताजी ने सोफे के सामने पड़े कांच के टेबल पर से टिश्यू पेपर उठाया, उसे इस तरह फोल्ड किया कि वो एक बड़ा सा त्रिकोण बन गया। यानी उन्होंने उस कागज का एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लिया। फिर अपनी पॉकेट में से एक पेन निकाला। वो बोले इस पिरामिड को देख रहे हो टाइगर, इसे हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 20% और 80%। उन्होंने उस कागज के त्रिकोण में ऊपर से 20% छोड़कर एक लकीर खींच दी। देखो टाइगर, ये हमारा समाज है, हमारी दुनिया है। ये 2 हिस्सों में बटी है। इस पिरामिड का ये ऊपर वाला हिस्सा उन 20% लोगों को दिखाता है जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। इन ऊपर वाले 20% लोगों के पास दुनिया भर की 80% दौलत है। सारी दौलत इन्हीं के पास है। बाकी बची 20% दौलत इस पिरामिड के नीचे वाले 80% लोगों में बटी हुई है। मैंने कहा मतलब इस दुनिया में 80% लोग गरीब हैं और सारा पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है? हाँ, ये जो मुट्ठी भर ऊपर वाले लोग हैं, यही लोग हैं जो दौलत, ताकत और दुनियादारी की बागडोर अपने हाथों में रखते हैं। इनके पास दुनिया भर की 80% दौलत है। जाहिर सी बात है ये लोग राजा हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन ऊपर वाले 20% लोगों के पास ये दौलत आई कहां से? पैसा आसमान से तो टपकता नहीं। दरअसल ये ऊपर बैठे लोग सारा पैसा इन 80% गरीब लोगों की जेब से खींच रहे हैं। उन्होंने उस पिरामिड पर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए कुछ तीर बनाए। सारा पैसा ऊपर जा रहा है, मेरी जेब से, तुम्हारी जेब से। मैंने पूछा वो कैसे? गलत फहमी। अगर तुम गलत फहमी पैदा कर सकते हो तो तुम करोड़ों लोगों को अपना गुलाम बनाकर रख सकते हो। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा और सवालिया बन गया। वो आगे बोले उसके लिए तुम्हें पहले इन 3 चीजों को समझना होगा, इम्प्रूडेंट, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस। सबसे पहले इम्प्रूडेंट को देखते हैं।
पुराने जमाने में जब कोई घटिया कवि पैसे कमाने के लालच में किसी छोटे से निकम्मे बेअकल और अनपढ़ राजा के दरबार में जाता था और अपनी जल्दबाजी में लिखी हुई कविता सुनाता था, वो कहता था, हे राजन, आप दुनिया के महान सम्राट हो, आप न्याय के देवता हो, आपकी बाहों में इतनी ताकत है कि आप चट्टान को भी चकनाचूर कर सकते हो। देवलोक की परियां आपको प्यार करने के लिए तरसती हैं। आपके क्रोध के आगे यमराज भी थर थर कांपता है। आपकी प्रजा आपके सम्मान में त्योहारों पर गीत गाती है। तो वो राजा आगे से प्रसन्न होकर अपने गले में पड़ी मोतियों की माला उतारकर उस कवि की तरफ उछाल देता था। इस एग्जाम्पल में एक फॉर्मूला छुपा हुआ है कि सामने वाला जिसे अपनी बुराई समझता है उसे यकीन दिलाओ कि वही उसकी अच्छाई है, वही उसका स्टाइल है और लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। हम सब उसके जैसा बनना चाहते हैं। तारीफ एक ऐसी चीज है, चाहे किसी की झूठी ही करो, वो अंधों की तरह उसे स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं पाता। चलो इस फॉर्मूले को बिजनेस की भाषा में समझते हैं। मान लो इन ऊपर बैठे 20% लोगों में से एक इंसान ऐसा है जो और पैसे कमाना चाहता है, तो वो भारत जैसे देश में एक फिल्म बनाता है। और जानते हो उसकी फिल्म का हीरो कौन होता है? टांगे वाला, कुली, बेरोजगार नौजवान, ईमानदारी की दलदल में फंसा हुआ परेशान पुलिस वाला, जेल से भागा कैदी, गरीब किसान। तुम्हें हैरानी नहीं होती कि इस पिरामिड में सबसे ऊपर बैठे किसी सम्राटों सी जिंदगी जी रहे उस इंसान को किसी गरीब की जिंदगी पर फिल्म बनाने में क्यों दिलचस्पी है? क्योंकि गरीब ज्यादा हैं, वो 80% हैं और 80% लोग अगर 5-5 रुपए भी खर्च करेंगे तो 100 करोड़ का 500 करोड़ हो जाएगा। जैसे किसी राजा की झूठी तारीफ करके उसकी बुराइयों को उसका स्टाइल बताकर कोई कवि मोतियों की माला उड़ा ले जाता है, बस वैसे ही फिल्मों, कहानियों, नाटकों और गीतों में गरीब को हीरो दिखाया जाता है ताकि उसे फिल्म देखने का मजा आए, वो अपनी जेब से पैसे निकाले। खुशी कौन खरीदेगा? वही ना जिसके पास खुशी ना हो। लोग एक धोखा, एक सपना जीने के पैसे देते हैं। जनता को नशा चाहिए ताकि वो थोड़ी देर के लिए ही सही अपनी कमियों को भूल सके, तो नशे के तौर पर उन्हें लुभावने ख्याल बेचे जाते हैं। गरीबी, भूख और गुलामी की जिंदगी जी रहे लोगों को पर्दे पर जब अपने जैसा गरीब नजर आता है जो अमीरों को कोसता है, गालियां देता है, उनका मखौल उड़ाता है, उनकी अमीरी को खोखली और दिखावटी बताता है ताकि गरीबों के गरीबी से जलते हुए कलेजे को थोड़ी ठंडक पहुंचे, फिर इनकी तारीफ शुरू होती है। गरीब दिल का सच्चा होता है, गरीब अपने वादे का पक्का होता है। तुम गांव में रहते हो बेटा, बताओ इस गांव में कौन सा दिल का सच्चा इंसान देख लिया तुमने? लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम सारा दिन टीवी पर क्या देखते हो? तुम्हारा हीरो क्या गीत गाता है? हम कभी स्कूल नहीं गए, हम आवारा बादल हैं, हमसे अंग्रेजी में गिटर पिटर नहीं होती, हम तो देसी लोग हैं, हम अफीम खाते हैं, घर में बनी शराब पीते हैं, बंदूकें चलाते हैं, हमारी धोती, हमारा गमछा, यही तो एक असली मर्द की पहचान है। जबकि बिल्कुल इसके उल्टा जो लोग ये गीत लिखते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो शहरों में रहते हैं, वो खुद अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन वो गीत लिखते हैं कि मुझे गांव की मिट्टी, हरे हरे खेत, सरसों के फूल याद आते हैं जो शायद उन्होंने कभी देखे भी नहीं होते। नहीं टाइगर नहीं, तुम किसी गरीब के बेटे नहीं हो। मैं तुम्हें गंदी नाली का गंदा कीड़ा नहीं बनने दूंगा। तुम मेरे बेटे हो। तुम भी इन दिमागी खेलों के शिकार होते फिरो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जरा अपनी तरफ देखो, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारा ये कुर्ता पजामा, ये पैरों के सैंडल, और तुम्हारे दोस्त भी ऐसे ही हैं। गांव में माँ बाप खून पसीना एक करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो हमारे कई सरकारी कामों में, बैंकों और कर्जों के हिसाब किताब में मदद करेंगे। हो सकता है हमारी तपस्या रंग लाए और बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, तो शायद हम इस गांव से, इस नर्क से बाहर निकल पाएं, जहां ना अच्छे स्कूल हैं, ना अस्पताल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई लिविंग स्टैंडर्ड है, जहां का कानून उन ठरकी बुड्ढों के हाथों में है जो कभी चौराहों पर खड़े होकर लड़कियां छेड़ते थे और आज पंचायत में सरपंच बने बैठे हैं। गवार होना बेइज्जती की बात है। गांव में रहना कम अक्ल बनाता है तुम्हें। इसमें कोई सम्मान की बात नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम गांव में रहते हो। लेकिन तुम बच्चों को देसी गबरू बनना है। तुम्हें सिर पर देसी कपड़ा बांधकर पेंडू नजर आना है ना? और शायद तुम्हें यह भी लग रहा होगा कि चंडीगढ़ की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है कि कब मेरा गांव में रहने वाला गरीब राजकुमार अपने ट्रैक्टर या टांगे पर बैठकर आएगा और मुझे पंजाबी सलवार कमीज पहनाकर, पंजाबी जुत्ती पहनाकर अपनी कच्ची मिट्टी के घर में ले जाएगा, जहां मैं उसके लिए मिट्टी के चूल्हे पर गरम गरम रोटियां बनाऊंगी। क्योंकि गांव के लोग दिल के सच्चे होते हैं।
शायद बचपने में ही, पर ना जाने मेरे मुंह से क्यों निकल गया, हाँ डैड मैं तो यही सोच रहा था। आर यू फकिंग सिक? नहीं, कसूर फिल्मों का, गीतों का नहीं है, कसूर तुम्हारा है। इंटरटेनमेंट को बस इंटरटेनमेंट की तरह लो। तुम्हारी उम्र में बच्चे फैशन करते हैं, अजीब हेयर स्टाइल्स रखते हैं, किसी हीरो के फैन बनो, उसे फॉलो करो, आई डोंट माइंड। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में ना ताकतवर जीतता है ना पैसे वाला। यहां लड़ाई है अक्ल की, दिमाग की, समझदारी की, ज्ञान की। ऊपर बैठे 20% लोग अक्लमंद हैं, उन्हें इन नीचे वाले कम अक्लों के दिमाग के साथ खेलना आता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, मगर दिमाग नहीं है तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। बिना इंटेलिजेंस के तुम गंदी नाली के गंदे कीड़े हो बस। तुम्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। एक गाना तुम्हारी सोच बदल जाता है, एक तस्वीर तुम्हारा हेयर स्टाइल बदल जाती है। कल जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम अपने प्रिंसिपल की बातों के प्रभाव में थे। तुमने जिंदगी में पहली बार कोई फैसला लिया और मैंने आईएएस के बारे में 4 बातें क्या कह दी, तुमने अपना इरादा बदल लिया। मैं रावण हूं बेटा, लफ्जों का जादूगर। अगर मुझ जैसा आकर तुम जैसों के इरादे बदल सकता है तो तुम कीड़े हो, गंदी नाली के गंदे कीड़े। तुम पर इम्प्रूडेंट सबसे जल्दी असर करता है। अच्छा मुझे बताओ, तुम उस दरबान से क्या बातें कर रहे थे? मैंने कहा कुछ नहीं, बस हालचाल पूछ रहा था। वो बोले और वो क्यों भला? मैं चुप रहा। वो बोले मैं बताऊं क्यों? क्योंकि इम्प्रूडेंट के बाद दूसरा पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन। क्योंकि तुमने सड़क किनारे बिकने वाली, वो गरीबों को खुश करने वाली कोई घटिया सी किताब पढ़ी है जिसमें लिखा है कि वेटर की इज्जत करो, अपने ड्राइवर के बच्चों के नाम याद रखो, हर कर्मचारी की पीठ ठोकते फिरो, उनकी तारीफ करो, उन्हें बताओ कि वो तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, अपनी फैक्ट्री के मजदूरों के जन्मदिन याद रखो एंड ऑल दैट। तुम्हें लगता है एक अमीर बाप अपने बेटे को यह सब कुछ सिखाता है? नहीं, ऐसा बिहेवियर कर्मचारियों को, नौकरों को गलत फहमियां पालने का मौका देता है। ये लोग सिर पर चढ़ जाते हैं, किसी से थोड़ी सलाह मांग लो, वो खुद को तुम्हारा बाप समझने लगता है। फिर पैसे उधार मांगते हैं, बिन बुलाए मेहमान यही होते हैं। 4 दिन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश करते हैं ये। ऑफिस में हम काम करने जाते हैं, दोस्ती करने नहीं। वहां हर रोज सिर उठाकर खड़ी होने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए आपस में कम्युनिकेशन एकदम साफ और कोरा होना चाहिए। हम लोग चींटियों की तरह सारा दिन एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ऑर्डर्स लेना, मैसेजेस देना। एक दिन में हर बंदा मेरे कैबिन में कम से कम 300 बार आता है। बेटा मैं किस किस का नाम याद रखूं? ये लोग अचानक नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। यहां सीधी बात होती है, नो इमोशनल ड्रामा। तुम्हें लगता है मेरे दरबान से बातें करके तुम उसे अच्छा फील करवा रहे थे? नहीं, तुम उसके काम में रुकावट डाल रहे थे। जितनी देर वो तुमसे बात कर रहा था उतनी देर में उसे 2 लोगों के लिए दरवाजा खोलना था। उस बिल्डिंग में और भी बहुत से मालिक हैं। मालिक जब दरबान को किसी लड़के के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए देखेगा तो वो उसकी शिकायत करेगा, उसे डांटेगा। दरबान को समझ में नहीं आ रहा था वह तुमसे बातें करें या दरवाजा खोले। वो तुम्हारी पोलाइटनेस को इग्नोर नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके लिए तुम भी मालिक हो। वेटर के साथ फालतू बातें मत करो, वेटर तुमसे भी ज्यादा बिजी होता है। हो सकता है तुम्हारे सवाल उसे परेशान कर रहे हो। जल्दी जल्दी ऑर्डर दो, फालतू बातें क्यों करते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हारे सामने अपनी गरीबी और लाचारी दिखाएगा? कोई क्यों तुमसे दोस्ती करेगा और अपने दोस्तों के सामने कोई झुकना क्यों चाहेगा? हो सकता है जब तुम वेटर से दोस्ती बढ़ा रहे हो तो वो शर्म महसूस कर रहा हो। अक्सर अमीर और गरीब की बातचीत में गरीब ना चाहते हुए भी बेइज्जत महसूस करता है। उससे कम बातें करो, उसे अदृश्य समझो। इस तरह तुम उसके काम को सम्मान देते हो। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्या मैं इन लोगों से प्यार करता हूं, तो नहीं, मैं इन गरीबों से प्यार नहीं करता। मैं इनसे नफरत भी नहीं करता क्योंकि अमीरों के पास गरीबों से नफरत करने का भी वक्त नहीं होता। मुझे इनसे घिन आती है। जानते हो, सिर्फ वही गरीब गरीब रह जाता है जो कम अक्ल पैदा होता है। और कम अक्ल लोग कीड़े होते हैं, गंदी नाली के गंदे कीड़े। इनकी जगह पांव के नीचे है। इन्हें फालतू की इज्जत देकर सिर पर मत चढ़ाओ। मीडिया इन्हें इज्जत देती है ताकि इनकी जेब से पैसे खींचे जा सकें। नेताजी भाषण में कहते हैं कि असली भारत तो गांव में बसता है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की रक्षा सिर्फ गांव के लोगों ने संभाल रखी है और गांव वाले इस सम्मान को पाकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। कामयाब होना चाहते हो तो गरीबों से नफरत करना सीखो, क्योंकि ऐसा करके तुम कम अक्लों से दूर रहते हो। मार्केट में एक ही चीज है जो किसी बिजनेसमैन को जिंदा रखती है, वो है नफरत। सारे दिन की थकावट और झुंझलाहट उतारने के लिए इन गरीबों का मजाक उड़ाना सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट है। इसके 2 फायदे हैं, एक तुम खूब हंसते हो और दूसरा
तुम्हारे अहंकार को ताकत मिलती है। जब तक तुम कम अक्लों से ऊपर नहीं हो तब तक तुम खुद कम अक्ल हो।